वेलकम सभी को जेपीसी मेंस 2024 की तैयारी करने वाले सभी छात्रों का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। कई छात्रों का ये डिमांड था कि सर किसी भी प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखें, कितने पेज में लिखें, उसी को ध्यान में रखते हुए आज का मेरा पूरा वीडियो है। मैं आपको एक पूरे प्रश्न को लिखने की तरीके को मैं बता रहा हूं। मैंने बताया था कम से कम 6 पेज यानी 4 से 6 पेज जरूर लिखना है और उस लिखने का तरीका क्या होगा वो आप डिटेल से देखिए। मान लीजिए ध्यान दीजिए कि ये मान लीजिए मेरा मार्जिन दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये मार्जिन दिया हुआ है, चूंकि सीधा नहीं बन रहा है बट ये पूरा 6 पेज में मैं मार्जिन लेके जा रहा हूं। देखिए ये आप स्केल पे भी खींच सकते हैं और अगर मार्जिन किया हुआ है तो बहुत बढ़िया है। ऐसा भी नहीं कि आप लोग पेज बढ़ाने के लिए मार्जिन को बहुत चौड़ा करेंगे, नहीं, एक स्केल एनफ है। 1 स्केल का जो मार्जिन होता है वो एनफ है, ठीक है। कैसे लिखना है क्या कोई बता रहा है, ऐसा कोई नहीं समझना है कि हमको क्या करना चाहिए। बस ये ध्यान रखिएगा आप ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, इंटेंशनली कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपको कभी भी आयोग ये नहीं कहता है कि हम इसमें नंबर नहीं देंगे। ओके, सपोज इस तरह से आपका ऊपर में भी है, ठीक है। मैंने मान लीजिए एक प्रश्न, किसी भी पेपर का एक प्रश्न आया और मान लीजिए वो प्रश्न पूरा का पूरा 40 नंबर का है। पहला तो एक ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी रहेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कंपलसरी रहेंगे, सपोज मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका इंडियन इकोनॉमी का आप परीक्षा दे रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी की आप परीक्षा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली है कि ये 4 ग्रुप में बटा हुआ रहेगा, ए बी सी और डी। और इसके अलावे एक आपका कंपलसरी पेपर रहेगा जिसमें आपको 20 क्वेश्चन एक जगह पूछे जाएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन एक ही जगह पूछे जाएंगे जो कि चारों ग्रुप से रहेंगे। 20 × 2 = 40 मार्क्स। ध्यान दीजिए अब क्या करना है आपको। सपोज मान लीजिए आपको कंपलसरी क्वेश्चन जो नंबर 1 है, कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका आंसर आपको लिखना है। तो मित्रों सिंपल आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से करके इसका आंसर अगर ए है तो ए लिखेगा, इसका आंसर बी है तो बी लिखेंगे, सी डी ई एफ जी एच आई जे, ऐसे ही आप आंसर लिख के छोड़ देंगे, इसमें कोई आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहला चीज ध्यान दीजिए, कंपलसरी पेपर में जो ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसको आप ऐसे लिखेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आज, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं, मान लीजिए आपका जो प्रश्न है वो 4 ग्रुप में बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और प्रत्येक ग्रुप से 2 प्रश्न दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक ग्रुप से 2 प्रश्न दिया हुआ है। मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है, ग्रुप ए से क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 1 तो हो चुका, 2 और 3 मान लीजिए दिया हुआ है, दोनों के बीच में और है, ये भी 40 मार्क्स का और ये 40 मार्क्स का। उसी तरह से ग्रुप बी से कोई क्वेश्चन है वो है 4 और 5 और बीच में और है, ये भी 40 मार्क्स का और ये 40 मार्क्स का। उसी तरह से ग्रुप सी जो है इसमें कोई 6 और 7 नंबर दिया हुआ है, इसमें भी बीच में और है, ये भी 40 मार्क्स का, ये भी 40 मार्क्स का। और ग्रुप डी से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस तरह से है, मान लीजिए ग्रुप डी से जो क्वेश्चन है उसमें मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका ए है और इसका बी है, ये 20 मार्क्स का, ये 20 मार्क्स का, और के बाद 9वां क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन दिया है वो 40 मार्क्स का है। देख लीजिए इस तरह का कोई प्रश्न आपके समक्ष आया हुआ है। आपको ए ग्रुप से कोई एक क्वेश्चन, बी ग्रुप से कोई एक क्वेश्चन, सी ग्रुप से कोई एक क्वेश्चन और डी ग्रुप से कोई एक क्वेश्चन बनाना है। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी ये ग्रुप ए से दूसरा नंबर बनाता है, ग्रुप बी से 5वां नंबर बनाता है, ग्रुप सी से 6ठा नंबर बनाता है और ग्रुप डी से 8वां नंबर बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे आपको बनाना है। ध्यान दीजिए ग्रुप डी में 8 का ए बी, यानी अगर कोई लड़के ग्रुप डी में
8वां प्रश्न को चूज करता है बनाने के लिए, तो मित्रों उसको ए भी बनाना पड़ेगा और बी भी बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ए में उसको 20 मार्क्स का है और बी, ए में 20 मार्क्स और बी में 20 मार्क्स। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से उसको अटेम्प्ट लेना है। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, जो मैं बात करने जा रहा हूं आंसर राइटिंग का जो तरीका है उसको अब आप देख लीजिए। एक तो ये तरीका है। अब आपको आते हैं क्या करना है, कैसे लिखना है, पूरा मैं अंडरलाइन करके मैं बताऊंगा आज कैसे मैं करूंगा। ऐसे मैं पढ़ाते समय भी ये चीज़ को फॉलो करता हूं, और आप लोग साइंटिफिक वे में कैसे लिखा जाता है उसको आप देखिए। अगर ग्राफ है तो ग्राफ को कैसे बनाएंगे वो भी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूं। तो मान लीजिए हम एक प्रश्न कोई लिए हैं ग्रुप ए, तो यहां आप तुरंत यहां लिख दीजिए ग्रुप ए अंडरलाइन, और मान लीजिए ग्रुप ए का दूसरा नंबर बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, आंसर मैंने लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, आंसर मैंने लिखना शुरू किया तो आंसर हमेशा आंसर जहां लिखे उससे थोड़ा सा पारा यूज करके लिखेंगे। देख लीजिए कैसे जा रहा है मेरा, देख लीजिए। मैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स या इंट्रो पार्ट में लिख रहा हूं, तो इस तरह से मैं लिखता चला जा रहा हूं, लिखता चला गया। अगर मान लीजिए लिखने के बाद हमको ऐसा लगा कि इसको हमको कोई व्याख्या करना है, पॉइंट में इसकी कोई चीज़ों आप लिखना चाह रहे हैं, वो 10 पॉइंट है जिसे हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं में देख सकते हैं। ऐसा आपने लिखा, निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है। अब देखिए ये आपने लिखा, तो पॉइंट जब भी लिखा तो आप यहां पॉइंट हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिख दिया। अब देखिए यहां देखिए 10 पॉइंट आपने लिखा, केवल पॉइंट लिखा है आपने। अब इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन भी करना है मित्रों। अगर मान लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन करना है तो आप यहां 10 पॉइंट लिखा। अब 10 पॉइंट में देखिएगा कई पॉइंट सिमिलर पॉइंट होते हैं, बस उसका पॉइंट का जो शब्द होता है वो अलग होता है, लेकिन होता। तब आपको क्या करना है, ऐसे पॉइंट को लेना, जैसे पहला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो आप पहला पॉइंट ना लिख करके इसमें मान लीजिए लिखा है बेरोजगारी। अब आप क्या कीजिएगा, यहां सीधे बेरोजगारी लिखिए और इसका इसको अंडरलाइन अभी मैं नहीं कर रहा हूं, बाद में मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं लिखना शुरू कर, क्यों लिख रहा हूं, मैंने बेरोजगारी को लिया और इसका एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर दिया। मान लीजिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। अब मान लीजिए इस बेरोजगारी, ये पहला पॉइंट है, मान लीजिए पहला पॉइंट। अब इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बताने के लिए भूल गया था। अब देखिए यहां देखिए क्या अंतर है, मैंने कहां से लिखा था, यहां तक लिखना शुरू किया था। अब हमको पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा उससे दूर हमको यहां बेरोजगारी लिखना है और इसका एक्सप्लेनेशन करना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं जब भी करूंगा तो मैं सिर्फ इतना ही एक्सप्लेनेशन करता जा रहा हूं। देख लीजिए, जगह देख लीजिए, बहुत ही मायने रखती है, ये अट्रैक्टिव है। अगर मान लीजिए इस बेरोजगारी के अंदर का कोई सब पॉइंट है, मतलब ये तो मेन पॉइंट हुआ, उसका फिर कोई सब पॉइंट आ गया, तो सब पॉइंट को हम लोग यहां लिखे ए। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां 1 डिजिट का प्रयोग कर चुके हैं तो आप यहां ABC प्रयोग कीजिएगा, या 1 2 जो भी है आप सिंबल अलग देंगे। अब इसका अगर मान लीजिए ABCD 4 पॉइंट है, अब इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो हम इसको देखिए यहां तक था, अब हम यहां से लिखना शुरू किए। मान लीजिए ये है प्रति व्यक्ति आय कोई पॉइंट है, मैं अभी बता रहा हूं आप लोग को, प्रति व्यक्ति आय। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं तो देख लीजिए मैं कहां तक इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। देखिए, अब देखिए आपको A पॉइंट है, फिर आपको B का एक्सप्लेनेशन करना है, इस B का, तो हमने यहां एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं। देख लीजिए, देख रहे हैं। इसी तरह से मित्रों आपको C का भी और D का भी एक्सप्लेनेशन कर देना है। ओके, आपने एक्सप्लेनेशन कर दिया, आपने एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब आपका आ गया, अभी आपने पहला पॉइंट एक्सप्लेनेशन किया था, फिर दूसरा का देखिए कहां से शुरू है, दूसरा का यहां से यहां तक का जो गैप है, इस गैप को आपको देखिएगा, यहां से यहां तक का जो गैप है,
एक अनुमान से उतना ही गैप में हम फिर दूसरा पॉइंट का, हम मान लीजिए गरीबी कोई पॉइंट है, इसका हमने एक्सप्लेनेशन किया। मान लीजिए इसमें कोई भी सब पॉइंट नहीं था, इसमें कोई भी इसका सब पॉइंट नहीं था, तो हम पुनः फिर तीसरा यहां लिखेंगे। मान लीजिए प्रति व्यक्ति आय या बचत, कोई भी ऐसा पॉइंट है, हमने इसका एक्सप्लेनेशन किया। मान लीजिए इसका भी कोई सब पॉइंट है, तो इसका कोई सब पॉइंट है तो ए बी सी डी, फिर हम उसको ए का एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो यहां पॉइंट देके हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। देख लीजिए, अब देखिए मित्रों, ये इसी तरह से हम चलेंगे तो आपका बी भी, सी भी और डी भी, ऐसा करते करते आपने 10 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन कर दिया। मान लीजिए यह निवेश लास्ट पॉइंट था, आपने निवेश को एक्सप्लेनेशन कर दिया। ये मेरा पहला पार्ट था क्वेश्चंस का, जिसमें हमने उस बिंदुओं को क्लियर किया। उसके बाद मान लीजिए अगर आप इसकी कोई विशेषता या कोई पार्ट है, अगर कोई चार्ट बनाना पड़ा, तो आप मान लीजिए इसमें लिखते हैं, मान लीजिए अगला स्टार्ट हो गया आपका मुद्रास्फीति के प्रभाव। अगर मान लीजिए प्रभाव है, सॉरी अंडरलाइन अभी नहीं करना है, अब अगर मान लीजिए प्रभाव है, अब इस प्रभाव को एक्सप्लेन करना है, तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देख लीजिए, एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहां तक एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई चार्ट का प्रयोग हुआ, तो हमने तुरंत चार्ट बना दिया, ये चार्ट बना दिया। चार्ट का लिखने के बाद हम लोग इसका एक्सप्लेन भी करना है। प्रत्येक, यहां मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहां कोई ए है, कोई चीज ए मैटर है, सॉरी यहां मान लीजिए कोई है आपका, यहां जनसंख्या है, यहां बेरोजगारी है, यहां सरकार है, यहां राज्य सरकार है, ऐसा कुछ है आपने किया। अब इसका देखिए जनसंख्या का एक्सप्लेनेशन करिए, इसका एक्सप्लेन कीजिए। आपने इसका एक्सप्लेनेशन किया। मान लीजिए कोई ग्राफ है मित्रों, तो आप ग्राफ देखिए, मैं साफ साफ बनाना है, ग्राफ एकदम साफ साफ बनाना है, ग्राफ ध्यान दीजिएगा। और ये एक्स और वाई एक्सिस को हमेशा पेंसिल से बनाइएगा। और यहां आपने क्या लिया है, यहां अगर वर्ष लिया है और यहां अगर मान लीजिए आय लिया है, तो ये जरूर मेंशन करेंगे। और उसके बाद कर्व को भी आप पेंसिल से बना लीजिएगा। कर्व ऐसा गया है, कोई इस तरह से गया है, और इसका ए नाम है, इसका बी नाम है। इसको पेंसिल से बनाने के बाद जब हो जाएगा, तब इसमें आप ब्लू स्केच पेन और ये ब्लैक स्केच पेन से ऐसा बना दीजिएगा, इस ए और बी को कलर कर दीजिएगा, तो एट्रैक्टिव लगेगा। मान लीजिए कभी टेबल का प्रयोग हुआ, तो टेबल को एकदम साफ साफ ऐसा बनाइएगा इस तरह से। और मान लीजिए आप इसको इस तरह से बना दीजिएगा। उस पर ऊपर टेबल के ऊपर जरूर लिखिएगा ये क्या है। मान लीजिए आय का स्तर, राष्ट्रीय आय का स्तर, वर्ष इधर है, तो ये सब एकदम वर्ष एकदम क्लियर साफ सुथरा होना चाहिए। फिर इसका इस तालिका को एक्सप्लेन करना है, तो तालिका को एक्सप्लेन यहां से करना शुरू कीजिएगा। देखिए तालिका का एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, इस तरह से हमने किया। और मान लीजिए ये यहां तक मेरा आंसर गया और ये समाप्त हो गया। अब आंसर जब समाप्त हो जाएगा मित्रों, तो आपके पास अगला प्रश्न स्टार्ट कीजिएगा यहां से। मान लीजिए अगर ये पेज का 2 ही 3 लाइन बचा हुआ है, 4 लाइन बचा हुआ है, तो कोशिश कीजिएगा मित्रों कि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए ऐसे सेंटेंस बना करके 2-4 और लाइन लिख दीजिएगा। लेकिन अगला प्रश्न का आंसर हमेशा यहां से स्टार्ट कीजिएगा। ओके, अगले पेज से स्टार्ट कीजिएगा, ये प्रयास कीजिएगा, अगले पेज से स्टार्ट कीजिएगा। या तो आपको लग रहा है कि अगले ये प्रश्न का एंड होते होते अगला पेज में 2 लाइन जाएगा, तो आप कोशिश कीजिएगा उन 2 लाइन को कुछ शब्दों में समाहित करते हुए पहले ही पेज में, पहले वाले पेज में ही समाप्त कर दीजिए, ना कि अगले वाले पेज में ले जाइए। तो मेरे जो मैं वॉइस जो मैं बता रहा हूं, मेरे बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर नहीं सुन रहे हैं तो आप नहीं समझ सकते हैं। इसके बाद आपने मान लीजिए यहां कोई अगला प्रश्न है, ग्रुप बी का आपने तीसरा प्रश्न बनाना शुरू किया, इसका भी आंसर आपने लिखा। देखिए ओके, अब देखिए इसका भी आंसर मैंने लिखना शुरू कर दिया, ग्रुप बी का भी लिख दिया। ग्रुप बी में अगर मान लीजिए इसमें इसका 2 भागों में बटा था, जैसे मैंने बताया था ग्रुप डी 2 भागों में बटा था, एक ए है और एक बी है। 40 नंबर को 2 भागों में डिवीजन है, तो आप ए का आंसर, अब इसका आंसर जैसा मैं पहले बताया था वैसे ही सब पॉइंट मेन पॉइंट में लिखिएगा। अब देखिए ये जहां समाप्त होगा, मान लीजिए उसके बाद आपको बी भी उसी जगह लिखना है।
बी का आंसर, मतलब इस प्रश्न का एंड होने के बाद तुरंत उसमें बी का लिखना है। ऐसा नहीं कि इसके जगह कोई ग्रुप डी का बनाइएगा और 3 का बी किसी और जगह बनाएगा, नहीं। एक प्रश्न का अगर 2 ग्रुप में बटा हुआ है, ए और बी 2 भागों में बटा हुआ है, तो वो कंटिन्यूटी में बनाना है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मेरा डेकोरेशन करने का तरीका। मैं आपको बार बार बताया हूं, आपके पास 5 कलर का आपके पास है। एक तो आपका है ब्लैक बॉल पेन, ब्लैक स्केच पेन, ब्लू बॉल पेन और ब्लू स्केच पेन और आपका पेंसिल। तो ये 5 कलर का आपको प्रयोग करना है डेकोरेट करने के लिए। इस चीज को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए मैं ब्लैक पेन से लिखा हूं इस प्रश्न को, तो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, तो सबसे पहले इसको अट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, मैं मान लीजिए ब्लू स्केच पेन ले लिया हूं। तो मैंने क्या किया, निम्नलिखित बिंदुओं से देखा जा सकता है। मान लीजिए यहां कोई पॉइंट था जिसमें मुझे लगा कि नहीं, ये मैं ब्लू बॉल पेन को लिया हूं, मुझे लगा कि नहीं ये वाला बातों के यहां 1930 में कुछ घटना था, तो यहां मान लीजिए कोई 1930 कोई ऐसा चीजें था, तो हम तुरंत उसको क्या करेंगे, हल्का सा ऐसा अंडरलाइन कर देंगे। ये इंपॉर्टेंट बातों को मैंने अंडरलाइन कर दिया। और इसको निम्नलिखित बिंदुओं से देखा जा सकता है, इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद अभी हमको क्या करना है, ये मैंने ब्लू बॉल पेन से किया था, ठीक है। अब हमको पॉइंट को अंडरलाइन करना है, तो मैं ब्लू स्केच पेन ले लूंगा और इसको पॉइंट को अंडरलाइन करूंगा। देखिए इसका भी पॉइंट है। अब देखिए ब्लू स्केच पेन मैंने ले लिया है, तो अब मेरे पास सिर्फ बचता है ब्लैक बॉल पेन, चूंकि ब्लैक स्केच पेन। तो ब्लैक स्केच पेन का प्रयोग ना करके मैं पेंसिल का भी प्रयोग कर सकता हूं और यहां पेंसिल से अंडरलाइन करूंगा इन सभी पॉइंट को। अब देखिए हम यहां क्या किए थे, ब्लू स्केच पेन से हम इस पॉइंट को किए थे। तो पहला पॉइंट अगर ब्लू स्केच पेन से है तो ये भी ब्लू स्केच पेन से होगा। और जितने भी सब पॉइंट अगर पेंसिल से अंडरलाइन है तो सभी पॉइंट का सब पॉइंट जो होगा वो पेंसिल से ही अंडरलाइन होगा। ये चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ओके, ये देखिए फिर यहां ब्लू स्केच पेन आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास यहां इस तरह का कलर नहीं है। फिर आपको देखिए यहां जो ये नया चीज है, तो आप इसको 2 कलर से भी कर सकते हैं, ब्लू स्केच पेन और नीचे ब्लैक बॉल पेन को कलर कर दीजिएगा। तो आपको मतलब 2 लाइन में, एक ब्लू स्केच पेन और ब्लैक बॉल पेन को ऐसा कर दीजिएगा, तो 2 कलर में कीजिएगा तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। उसके बाद इसको आप स्केच पेन से जो है, अगर ब्लैक से लिखे हैं तो ब्लू स्केच पेन से ऐसा कर दीजिएगा, तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद इसको आप पेंसिल से इस तरह से कलर इस तरह से बना दीजिए, तो देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। फिर देखिए यहां अगर इसको ब्लू स्केच पेन से किए हैं, इस तरह से कर दिए, टेबल को इस तरह से छोड़ देना है। इसका टेबल का जो ये फॉर्मेट है इसको इस तरह से बना देना है। और इस तरह से समाप्त होने के बाद ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न के बाद अगर आप अंडरलाइन कर रहे हैं, उसको समाप्ति को दिखाना चाहते हैं, तो अंडरलाइन यहां तक जाएगा। मान लीजिए यहां रेड पेन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कि आपको नहीं करना है, आपको अलग कलर दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। मान लीजिए मैं ग्रीन से कर रहा हूं, ये नहीं करना है आपको, तो मैं 2 लाइन से इसको अंडरलाइन कर दिया। इससे समाप्त हो रहा है, ये पता चल रहा है कि यहां प्रश्न समाप्त हो गया। अगले बार मेरा ये प्रश्न स्टार्ट हुआ, ये 2 भागों में बटा हुआ है, तो एक जहां समाप्त होगा, तो अगर आपने ब्लैक बॉल पेन से किया है तो देखिए ए को मैंने पूरा नहीं किया, तीसरा प्रश्न का आधा भाग किया, इसलिए यहां किया। और जब बी पूरा लिख लीजिएगा, तो बी को जब समाप्त हो जाएगा तो यहां से आप इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। ओके, अब बताइए अगर मैं इस तरह का डेकोरेट कर रहा हूं, तो यहां कभी भी आयोग को ऐसा लगेगा कि मैं कुछ पहचान दे रहा हूं? प्रत्येक प्रश्न में करना है, ध्यान दीजिए, केवल एक प्रश्न में नहीं करना है, और प्रत्येक प्रश्न में करना है। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं मित्रों, तो पता चल जाता है कि कौन सा सब पॉइंट है, कौन सा आपका मेन पॉइंट है, कहां तालिका है, कितना अट्रैक्टिव लगता है, इसको आप देख लीजिए। ओके, तो इस तरह से अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, पॉइंट लिखने से नंबर नहीं मिलेगा, पॉइंट का एक्सप्लेनेशन भी करना है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि किस तरह से मुझे दूसरों से अधिक नंबर प्राप्त करना है। 35 मिनट में किस तरह से मुझे 40 में से 38 नंबर प्राप्त हो, यह प्रयास करना है। 35 मिनट तो सबके लिए है। आप लोग कई मुझे वीडियो में कह रहे थे सर पेज बहुत बड़ा हो जा रहा है। आप इकोनॉमिक्स के अगर विद्यार्थी हैं, इकोनॉमिक्स का एग्जाम लिख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारे को लिखना कम पड़ता है अगर आप पॉइंट और तालिका को वर्णन करते हुए चले जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन सभी चीज का वर्णन करना है। अगर तालिका लिखा है, केवल तालिका से नहीं चलेगा। ये अगर चार्ट बना, ये अगर मान लीजिए बना दिए टेबल, तो इस
इस रेखा चित्र का भी एक्सप्लेनेशन करना होगा कि ऊपर लिखित रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि एक्स एक्सिस में जब हम लोग वर्ष को लिए हैं, वाई एक्सिस में हम लोग आय को लिए हैं, और इस तरह से मेरा ए कर्व और बी कर्व की प्राप्ति होती है। ए कर्व इसको शो कर रहा है, बी कर्व इसको शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम मेरा ई पॉइंट है। ऐसा कुछ बातों को आपको जरूर बताना पड़ेगा। उसके बाद अगर तालिका बनाए हैं तो तालिका का भी एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, सिर्फ तालिका को नहीं बताना। तालिका में मान लीजिए 10 सालों को आपने दिखाया है तो लिखिएगा ऊपर लिखित तालिका से स्पष्ट है कि 10 सालों में भारत की राष्ट्रीय आय निम्न तरीके से वृद्धि हुई है। शुरुआत के वर्षों में राष्ट्रीय आय में धीमी गति से वृद्धि हुई है, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि हुई है। जैसा कि 1951 में ऐसा था, 2024 में ऐसा है। उसको लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ओके, तो इस चीज को आप एकदम ध्यान दें मित्रों, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं ये कहीं आपको नहीं बताएगा कोई, और आप देख लीजिएगा, अन्य जगह से तुलना कर लीजिएगा, सभी जगह से आप कंपेयर करके देखिएगा। मैं जो बता रहा हूं आप देख लीजिए। ओके, ये ही साइंटिफिक वे में लिखने का तरीका है, और हमेशा निष्कर्ष सभी प्रश्नों में देने का प्रयास कीजिए। कोई भी प्रश्न अगर पूछा गया तो उसमें निष्कर्ष 4 से 5 लाइन 6 लाइन्स में उसको एंड करने का प्रयास कीजिए, पैराग्राफ चेंज करके, और हमेशा निष्कर्ष लिखकर उसको समाप्ति कीजिए। तो इस तरह अगर आप आंसर बनाते हैं तो मित्रों आपको बहुत ही अच्छा नंबर की प्राप्ति होगी। ये मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण रूप से विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आपको अच्छा नंबर की प्राप्ति होगी। लेकिन आपको इतना करने के लिए आपको मैं फिर बार बार कहता हूं r⁴ अगर आप नहीं करते हैं, रीड राइट रिवाइज रेगुलरली, ध्यान दीजिएगा, अगर आप नहीं करते हैं तो आपके पास रीड राइट रिवाइज्ड रेगुलरली, अगर आप में ये चीज नहीं है तो आप जानते हुए भी आप उस टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा और आपको अच्छे अंकों की प्राप्ति नहीं होगी। आप जानते हुए भी समय का मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा तो आप पूरे सभी प्रश्नों को नहीं बना पाइएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको लिखना है। ओके, ये मैं इंडियन इकोनॉमी का बताया हूं। हमेशा देखिएगा, हर बार कोई जरूरी नहीं कि 40 नंबर का प्रश्न रहे। आपको कोई प्रश्न में 40 को 2 भागों में डिवीजन कर देगा, ए और बी में। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कैसे लिखना है इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ओके, तो चलिए फिर इसी तरह का मैं जानकारी मतलब जो भी आपको ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप इसको देखते रहिए। और मेरे जो इंडियन इकोनॉमी का जो कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ उसको भी आप देखिए, नोट्स बनाइए। कहीं भी आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे टेलीफोन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको आप वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए। इसी के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।